हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास मान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भूगोल जंक्शन पर। आज हमारी भूगोल जंक्शन की ट्रेन पहुंच चुकी है एल नीनो ला नीना के स्टेशन पे। आखिर ये एल नीनो ला नीना है किस बला का नाम, इनका खेल क्या है? लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डे टू डे लाइफ का एक एग्जांपल देता हूं। जनरली हमारे नॉर्थ इंडिया में गर्मियों में आपने देखा होगा कि लाइट कट्स लगते ही रहते हैं। तो लाइट जब कटती है तो सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, और गर्मी में हमें किस चीज़ की नीड सबसे ज़्यादा होती है? ठंडे पानी की। लेकिन लाइट ना होने की वजह से जो फ्रिज का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और ना तो ठंडा पानी मिलता है, और जो सामान सब्जी रखी होती है वो भी खराब हो जाती है। लेकिन इसी के अपोजिट विंटर्स में आपने जनरली अपनी मम्मी से सुना होगा कि बेटा जल्दी से जा और फ्रिज को डीफ्रोस्ट करके आ। डीफ्रोस्ट क्यों करके आ? क्योंकि उस टाइम पे हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर की, फ्रिज उससे ज़्यादा ठंडा कर देता है, वो सारी चीज़ें जमने लग जाती है। बस सिंपल से ये दो प्रोसेस हैं, और इन्हीं दो सिंपल प्रोसेस की हेल्प से हम समझेंगे कि एल नीनो और ला नीना का खेल क्या है। लेकिन इस खेल में दो बड़े खिलाड़ी हैं। पहले बड़े खिलाड़ी का नाम है ट्रेड विंड्स, जो इस एल नीनो ला नीना के खेल में सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। अब ट्रेड विंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बनती कैसे हैं? तो एयर का ना एक नेचर है। वो नेचर ये है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा एयर की सराउंडिंग में, जैसे ही आपको टेम्परेचर वहाँ बढ़ता दिखेगा तो एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी और वो अपलिफ्ट करेगी। और इसी के अपोजिट जब टेम्परेचर कम होगा तो एयर की डेंसिटी बढ़ जाएगी और वो सिंक करने लगेगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़, जो हमारी एयर है ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करती है। अब ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनता कैसे है, और या इसके पीछे का रीजन क्या है? तो आप एक चीज़ समझिए, मानो आपके सर पे किसी ने बहुत बड़ा पत्थर रख दिया है तो आपको हैवी फील होगा, और जैसे ही हम उस पत्थर को ऊपर की तरफ उठाएंगे आपको हल्का लगने लगेगा। बस यही सेम प्रोसेस एयर के साथ होता है। जब एयर अपलिफ्ट होती है तो जो सरफेस है वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, और जब एयर सिंक करती है तो सरफेस पर हाई प्रेशर बनता है। तो अब हमने एयर के बारे में दो बातें जान ली। एक तो ये कि जब टेम्परेचर बढ़ता है एयर अपलिफ्ट करती है, और दूसरा कि जब एयर में टेम्परेचर कम होता है तो एयर सिंक करती है, और एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करती है। अब दूसरे बड़े खिलाड़ी का नाम है अपवेलिंग। अब ये अपवेलिंग किस बला का नाम है? ट्रेड विंड्स तो चलो हमें समझ आ गया। अब ये अपवेलिंग क्या है? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ये हमारा ओशियन हो गया। अब जो ये सरफेस पे जो वाटर है, अब मुझे ये बताओ, जो इस सरफेस पे वाटर है इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सन के डायरेक्ट रेंज में आ रहा है। जो सन रेज है वो डायरेक्ट ऊपर वाले सरफेस वाटर के ऊपर पड़ रही है, तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और जो नीचे का वाटर है इसका टेम्परेचर कम होगा, मीन्स ठंडा होगा। बस सिंपल यही प्रोसेस है। अब जब हमारे अर्थ पर जो विंड्स चलती हैं, पहले आप ये देख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो वार्म एयर है वो अपलिफ्ट जब करती है, जो वार्म एयर है जब ये अपलिफ्ट करती है तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, और ऊपर जब ये जहाँ जाती है, जो जैसे मैंने आपको बताया जो पत्थर है, जब हम पत्थर को उठाते हैं कहीं तो रखेंगे ना, हवा में तो रहेगा नहीं, तो जहाँ वो पत्थर जा रहा है वहाँ पर वो हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। अब यहाँ पे जाने के बाद हवा को टेम्परेचर कम मिलता है। जैसे ही हम हाइट पे जाते हैं वहाँ टेम्परेचर कम होता जाता है, तो जैसे ही यहाँ टेम्परेचर कम एयर को दिखेगा ये सिंक करने की ट्राई करेगी, तो इस सिंक के लिए ये नीचे की तरफ जाएगी। अब ये वर्टिकली ऊपर तो चली गई है, लेकिन ये वर्टिकली नीचे नहीं जाएगी। क्यों? नीचे से टेम्परेचर की वजह से प्रेशर आ रहा है एयर को, वहाँ राइज हो रही है, तो ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मींस कि जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ है ये वहाँ जाने की ट्राई करेगी। तो इस वजह से ये दोनों तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट होती है, और डिफ्लेक्ट होके सिंक होती है, और नीचे
जहाँ पे ये जाके सिंक होती है, जहाँ पे सरफेस पे जाके मीट होती है, वहाँ पे ये दोबारा से हाई प्रेशर क्रिएट करती है। अब जो पत्थर हमने अपने सर पे रखा था वो उठा के हम जहाँ पे रखेंगे वहाँ पे तो उसको वजन फील होगा, हैवी फील होगा ना। तो बस जो प्रेशर हमने हमारे सर से उठा के दूसरे के सर पे रखा तो वहाँ पे फिर वो उसको प्रेशर फील होने लग गया। पहले हाई प्रेशर यहाँ था, यहाँ से एयर ऊपर गई, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पे जहाँ पे एयर आई यहाँ पे हाई प्रेशर उसने बनाया, लेकिन टेम्परेचर कम होने की वजह से उसने नीचे की तरफ सिंक करने की ट्राई करी। तो जहाँ पर उसने सिंक करा वहाँ पे उसने हाई प्रेशर क्रिएट करा। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करती है। तो जो ये हाई प्रेशर से दोबारा यहाँ पे लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करेगी, और जब ये यहाँ पर आएगी तो यहाँ पे दोबारा इसको गर्मी मिलेगी, ये गर्मी मिलेगी तो ये हवा फिर से ऊपर जाएगी, फिर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और बस यही चक्कर हमेशा चलता रहता है। सिंपल यही है विंड सिस्टम। अब ये हमारी अर्थ है और ये हो गया हमारा इक्वेटर। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इक्वेटर पर पूरी अर्थ में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इक्वेटर पे ही रहता है। तो अगर यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो एयर कैसा बिहेव करेगी, एयर का नेचर क्या होगा, वो अपलिफ्ट करेगी। अपलिफ्ट का मतलब है कि वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे नहीं जाएगी, वो वर्टिकली ऊपर की तरफ जाएगी, वो वर्टिकली अपलिफ्ट करेगी। वर्टिकली अपलिफ्ट करते ही उसको क्या मिलेगा, उसको टेम्परेचर कम मिलेगा, और जैसे ही उसको टेम्परेचर कम मिलेगा वो फिर से सरफेस की तरफ सिंक करने की ट्राई करेगी। ये दोनों तरफ ऐसे होगा, ऊपर की तरफ जाएगी, और जब ये सिंक करेगी तो ये सिंक करके ठंडी होने की वजह से सरफेस की तरफ जाएगी, और जहाँ पर ये जाएगी वहाँ पर फिर ये हाई प्रेशर क्रिएट करेगी। और यही हाई प्रेशर, यहाँ था लो प्रेशर गर्मी की वजह से, तो ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करेंगी। इस ट्रैवलिंग प्रोसेस को ही हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं। और जो ये अपलिफ्ट का प्रोसेस है इसे हम बोलेंगे एयर करंट्स। कभी भी अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि टेम्परेचर की वजह से एयर का अपलिफ्ट हो रहा है तो उसको हम क्या ट्रेड विंड्स बोलेंगे या विंड्स बोलेंगे, नहीं, उसको हम एयर बोलेंगे। क्यों कि जैसे इस रूम में हर जगह एयर तो है लेकिन विंड नहीं है। विंड हम उसको बोलते हैं जब एयर हॉरिजॉन्टली, अर्थ पे हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करती है, यहाँ से आपकी तरफ अगर हॉरिजॉन्टली आ रही है तो उसको हम विंड्स बोलेंगे। लेकिन अगर वही एयर वर्टिकली अपलिफ्ट होती है तो उसे हम एयर करंट बोलते हैं। अब एक चीज और है, एक सेकंड, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा इक्वेटर है। ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जो हमारे अर्थ पर जो विंड है ये ईस्ट टू वेस्ट की तरफ ट्रैवल करती है। इसको ईस्टर्लीज भी कहते हैं। ईस्टर्लीज क्यों कहते हैं कि जिस डायरेक्शन से ये ट्रैवल करती है उसी डायरेक्शन के बेस पे इसका नाम रखा होता है। तो इट मीन्स कि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रैवल करती है। अब ईस्ट से वेस्ट की जब ये तरफ ट्रैवल करती है, आप ऐसे ये ट्रैवल करती है, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि अर्थ अपनी ही पोजीशन पर रोटेट करती है और उस रोटेट करने की वजह से एक फोर्स जनरेट होती है। उस फोर्स को क्या कहते हैं आप कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में ये बात अच्छे से बताई थी। उस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जो विंड आ रही है वो राइट वर्ड्स की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, और वैसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर में जब वो सेंटर की तरफ आती है तो वो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो मतलब जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ईस्टर्लीज विंड्स आ रही हैं वो राइट तरफ की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेंगी कोरियोलिस फोर्स की वजह से, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें वो लेफ्ट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगी। तो इट मीन्स कि जो अर्थ पर जो विंड्स हैं वो कुछ इस पैटर्न में चलती हैं, इस पैटर्न में, और सदर्न हेमिस्फीयर में इस पैटर्न में चलती है। तो ये तो था उन दो खिलाड़ियों का नाम जो मैंने बताया कि ला नीना और एल नीना के खेल में बड़े खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन की। अगर हम नॉर्मल कंडीशन में की बात करें, एल नीना और ला नीना की ना बात करते हुए, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या बिहेवियर होता है।
नॉर्मल कंडीशन में जो ट्रेड विंड्स चलती हैं वो कैसे जो अर्थ का एनवायरनमेंट है अलग अलग कंट्रीज पे क्या इफेक्ट डालती है। बेसिकली आज हम इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया पे इन विंड्स का क्या इफेक्ट होता है। तो ये तो हो गया इक्वेटर। अब हमें ये पता है कि विंड्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ ट्रैवल करती हैं, तो इट मीन्स ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। दूसरे खिलाड़ी के बारे में भी हमने पढ़ लिया कि दूसरा खिलाड़ी है अपवेलिंग। जो ओशियन के वाटर की सर्कुलेशन है उसे हम अपवेलिंग बोलते हैं। ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब होता क्या है कि जो ये सदर्न अमेरिका है, पेरू वाला रीजन है, जो ये पेरू वाला जो रीजन है, यहां से विंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती हैं और जब ये साथ में जाती हैं तो ये अपने साथ ना कुछ वाटर को भी साथ लेके जाती हैं, क्योंकि ये ओशियन के ऊपर से ट्रैवल कर रही हैं। तो ओशियन के ऊपर के साथ ट्रैवल करने की वजह से जो विंड ऊपर का जो सरफेस का वार्म वाटर है उस सारे वाटर को लाके ये इस रीजन में डिपॉजिट कर देती है। डिपॉजिट करने की वजह से क्या होगा, गर्म पानी यहाँ ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे डिपॉजिट होने की वजह से जो वहाँ का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा राइज हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही अर्थ को एयर को ये फील होता है कि मेरे चारों तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो अपलिफ्ट हो जाती है और अपलिफ्ट होने की वजह से वो वहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं। अब जो ट्रेड विंड ओशियन के ऊपर, जो पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन है, ये जो पैसिफिक ओशियन के ऊपर से जो विंड साथ में आ रही थी, वाटर लेके आ रही थी, इसके अंदर जो मॉइस्चर की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि ओशियन के ऊपर से ट्रैवल कर रही थी और ज़्यादा होने की वजह से ये यहाँ पर रेन हो जाती है, बारिश हो जाती है। इवेपोरेशन प्रोसेस यहाँ बनता है हीट की वजह से और यहाँ पे बारिश हो जाती है। अब बारिश होने के बाद क्या होगा, एयर ऊपर गई, बारिश हुई, यहाँ पे इसको मिली ठंड। अब ये हवा बोला भाई यहाँ तो है ठंड, अब मेरे को जाना पड़ेगा नीचे की तरफ, यहाँ बहुत सर्दी है। तो जब ये नीचे की तरफ यहाँ जाती है तो हाई टू लो प्रेशर की तरफ जाती है। ऐसे ही एक साइड ये इधर आ जाती है। अब ये जब इधर आ गई तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर क्रिएट हो गया, हाई प्रेशर। वो पत्थर ऑस्ट्रेलिया ने उठाकर यहाँ रख दिया, अब यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। अब यहाँ आकर हवा क्या कहती है कि अब तो हाई प्रेशर यहाँ ज़्यादा है, मेरे को लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करना है। तो जनरली जून में इंडिया में बहुत गर्मी रहती है और तिब्बतन प्लेट्यू होने की वजह से और ज़्यादा वहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होता है। लो प्रेशर कैसे जनरेट होगा, यहाँ पे जो एयर है वो अपलिफ्ट हो जाएगी। तो ये दो कंडीशन बन गई, यहाँ हाई प्रेशर और यहाँ लो प्रेशर। मैंने जैसे बताया था कि एयर विंड को तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही चाहिए होता है। ये यहाँ पे ये चेक करेगी कि कहाँ कहाँ लो प्रेशर है, जहाँ जहाँ लो प्रेशर होगा विंड उसी साइड ट्रैवल करेगी। तो ये यहाँ से ट्रैवल करती हुई इंडिया की तरफ आती है, क्योंकि इंडिया में गर्मी होती है उस टाइम और लो प्रेशर क्रिएट हुआ होता है। और ये जब यहाँ साथ आ रही होती है तो ये ओशियन के ऊपर से आती है और साथ में मॉइस्चर का जो लेवल है इस विंड में काफ़ी ज़्यादा रहता है और इसी वजह से हमारे इंडिया में मॉनसून आता है। इसी ट्रेड विंड्स की वजह से, इसी जो सारा कंसेप्ट है, जो सारा सिस्टम है, इसी से मॉनसून क्रिएट होता है। अब हमने ये देख लिया कि एयर का विंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, अपवेलिंग कैसे होती है, अपवेलिंग का क्या इफ़ेक्ट है हमारे इंडिया के ऊपर कि यहाँ से गर्म पानी यहाँ इकट्ठा हुआ और यहाँ पर उसने हीट ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेचर बढ़ाया और लो प्रेशर क्रिएट हुआ, एयर अपलिफ्ट हो गई। लेकिन इसी के अपोजिट होता है एल नीनो। एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो में क्या होता है कि जो ये विंड है, जो ये ट्रेड विंड है, जो ये दो बड़े खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी अपना मिजाज ही बदल देते हैं खेलने से। सोचो कि विराट कोहली बैटिंग ना कर कर मैच में सबसे पहला ओवर बॉलिंग के लिए ले ले और बॉलिंग फेंकने आ जाए तो क्या होगा, बुरा ही होगा, अच्छा तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। तो ऐसे ही जो ये दो खिलाड़ी हैं ये अपना मिजाज बदल लेते हैं। मिजाज कैसे बदल लेते हैं
कि जो ये ट्रेड विंड्स यहां आ रही थी, इनकी जो इंटेंसिटी थी, जो इनकी पावर थी वाटर को पुश करने की, अपने साथ ले जाने की, इंटेंसिटी कम होने की वजह से जो यहाँ का जो ये वाटर है, ये इसको उतनी क्वांटिटी में, जितनी क्वांटिटी में नॉर्मल कंडीशन में चाहिए होता है, उतना नहीं ले जा पाती है। तो ये वाटर यहाँ से वापस डिफ्लेक्ट होने लग जाता है। कुछ दूर तक तो लेके जाती हैं, बट उतनी इंटेंसिटी नहीं मिलती है। और आपको पता है कि जो गर्म वाटर है उसकी डेंसिटी कम रहती है और वो सरफेस पे रहता है, वो फैलने लग जाता है गर्म पानी। तो ये दोबारा से फैलते हुए दोबारा से ये इसी डायरेक्शन में आ जाता है और पेरू के यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। अब नॉर्मली पेरू के लोगों को आदत ही नहीं है कि यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा हो। उन्हें तो आदत है कि यहाँ पे ठंडा पानी होगा, यहाँ अपवेलिंग होगी, नीचे से ठंडा पानी आएगा और ठंडा पानी आएगा अपने साथ मिनरल्स भी लेके आएगा। अब मिनरल्स लेके आएगा तो उसके पीछे पीछे फिशेस भी आएंगी। तो इसलिए जनरली आपने देखा होगा जो पेरू में जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फिशिंग का है। तो इसी वजह से जब यहाँ गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है, नीचे से मिनरल और फिशेज नहीं आ सकती। जो सबसे पहला इफेक्ट पेरू पे पड़ता है वो उनके वहाँ के जो ऑक्यूपेशन है, जो लोग फिशिंग करते हैं, उनके ऊपर पड़ता है। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा हो गया है। अब गर्म पानी इकट्ठा होगा तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा तो इवेपोरेशन होगा, एयर अपलिफ्ट करेगी, एयर अपलिफ्ट करेगी तो यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और बारिश होएगी। लेकिन यहाँ पे जनरली आपने देखा होगा, यहाँ एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, उस डेजर्ट का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ पर जनरली यहाँ बारिश नहीं होती है, ड्राई एरिया है, लेकिन यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। और इस वजह से ही नॉर्थ अमेरिका में आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि एल नीनो की वजह से इस बार यूएसए में काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। उसके पीछे का रीज़न ही यही है, जैसे ही बारिश होगी वहाँ का टेम्परेचर कम होने लग जाएगा और सर्दियाँ ज़्यादा भयानक आएंगी। उसी के अपोजिट इंडिया में क्या होगा, जो ये रीजन है, इस रीजन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहां पे तो गर्म पानी आया नहीं, पानी नहीं आया तो यहां लो प्रेशर नहीं बना, लो प्रेशर नहीं बना तो एयर अपलिफ्ट नहीं होगी, एयर अपलिफ्ट ना होगी तो वो जनरल सी बात है कि यहां मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका के यहां पे एयर डिफ्लेक्ट होके नहीं आएगी और यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। इंडिया में तो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जून में गर्मियां तो हो रही हैं, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बट यहाँ पे इतना हाई प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा। इसी वजह से जो इन विंड्स की इंटेंसिटी है, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और कम होने की वजह से जो उसमें मॉइस्चर है और जो जितनी क्वांटिटी में वो विंड्स वहाँ पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँचती है और मॉनसून में बारिश है वो कम होती है। न्यूज़ में आपने सुना होगा कि इंडिया में इस साल एल नीनो की वजह से सूखा पड़ेगा। वो सूखा पड़ने का कारण ही सारा इन दो खिलाड़ियों का है कि विराट कोहली बॉलिंग करने आ गया और बुमराह ओपनिंग में बैटिंग करने आ गया। सिंपल सा बात है। ये था एल नीनो। इट मीन्स एल नीनो का जो इफेक्ट है वो हमारे इंडिया में ड्रोट लेके आता है, सूखा लेके आता है, और साउथ अमेरिका में और यूनाइटेड स्टेट्स में वो सर्दी लेके है और बारिश लेके आता है। दोनों जगह बुरा ही इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं ला नीना की, कि ला नीना क्या है। पहले आप ये नॉर्मल कंडीशन देख लिए, फोटो इमेजेस में देख लें कि ये ट्रेड विंड्स जा रही हैं, यहाँ पर गर्म पानी डिपॉजिट हो गया, इवेपोरेट हुआ और बारिश हो गई। ये है वापस एल नीनो। विंड वीक्स पड़ गई, ट्रेड विंड्स जो ईस्ट टू वेस्ट जा रही थी उसमें कमी आ गई और इसकी वजह से ये सारा वाटर यहाँ डिपॉजिट होके यहीं बारिश हो गई। और यहाँ तो इफेक्ट पड़ा ही पड़ा इस चीज़ का। उसी चीज़ का हमारे इंडिया पे जो उस साइड, मैप के उस साइड है, उधर भी इफेक्ट पड़ा। ये देखो एल नीनो सेम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इमेज में थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब बात करते हैं ला नीना की, कि ला नीना में क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सर्दियों में फ्रिज हद से ज़्यादा ठंडा करने लग जाता है, वही यहाँ हो रहा है। जो ये ट्रेड विंड्स हैं
जो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ ट्रैवल कर रही थी, इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होने की वजह से उतना ही ज़्यादा गर्म पानी यहाँ डिपॉजिट होता है और जितना ज़्यादा यहाँ टेम्परेचर राइज होगा, जितना ज़्यादा गर्म पानी आएगा, टेम्परेचर राइज होगा उतनी ज़्यादा एयर अपलिफ्ट होगी, जितनी ज़्यादा एयर अपलिफ्ट होगी उतना ही ज़्यादा यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होगा और ये लो प्रेशर की तरफ साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर की तरफ ट्रैवल करेंगी, वहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होगा। जितना ज़्यादा फिर वहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होगा उतना ही ज़्यादा ये इंडिया की तरफ ट्रैवल करेंगी और मॉनसून अच्छा लेके आएंगी। आपने न्यूज़ में ये हमने एल नीना को ड्रॉट से रिलेट करा, लेकिन जब ला नीना होता है तो न्यूज़ में बोलते हैं कि इस साल भारी वर्षा का अनुमान है ला नीना की वजह से। ला नीना के वही दो खिलाड़ी, एक कौन सा, एक अपवेलिंग और दूसरा ट्रेड विंड्स। यही दो खिलाड़ी हद से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। मानो कोहली 200 रन बना जाए और बुमराह 10 विकेट ले जाए तो खुशी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। तो यही बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा जब ट्रेड विंड्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो हम उस प्रोसेस को ला नीना कहते हैं। अब एल नीनो ला नीना के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताए हैं, बट थोड़ा एक बार नज़र मार ले ताकि अच्छे से याद हो जाए। वीकर ईस्टर्लीज विंड्स, कमज़ोर ट्रेड विंड्स जो पेरू से, साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो ट्रैवल कर रही हैं उनमें कमी आना, उनकी इंटेंसिटी में कमी आना। लेस कोस्टल अपवेलिंग, जो पेरू में जो अपवेलिंग हो रही थी, जो ठंडा पानी ऊपर आ रहा था, उस अपवेलिंग में कमी आना। वार्मर ओशियन वाटर, वहाँ गर्म पानी इकट्ठा हो जाएगा, गर्म पानी इकट्ठा होने की वजह से वहाँ इवेपोरेशन ज़्यादा होगी और पेरू में ही बरस कर ख़त्म हो जाएगा। वेटर इन सदर्न यूएस, बारिश हो जाएगी। वार्म फेज, इसको इंडिया में अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें तो ये वार्म फेज होता है, यहाँ ड्रॉट आता है। उसी के दूसरी साइड ला नीना, स्ट्रॉन्गर ईस्टर्लीज विंड, जो ईस्ट टू वेस्ट जो विंड्स हैं उनकी जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी बढ़ जाती है। मोर कोस्टल अपवेलिंग, पेरू के कोस्टल एरियाज पे जो अपवेलिंग है वो अपवेलिंग ज़्यादा होती है। सेम जो यहाँ कंडीशन है, इसके बिल्कुल अपोजिट जो कंडीशंस बनती हैं उसे ला नीना ही कहते हैं। कोल्डर ओशियन वाटर, कोल्डर ओशियन वाटर का मतलब है जो नीचे से पेरू के यहाँ जो पानी अपवेलिंग होके आ रहा था वो ठंडा पानी ज़्यादा इकट्ठा होने लग गया और गर्म पानी सारा ऑस्ट्रेलिया की तरफ डिपॉजिट हो गया। ड्रायर इन साउदर्न हेमिस्फीयर, वहाँ की जो नॉर्मल कंडीशन है वहाँ हद से ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी ला नीना होता है तो जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो पेरू है वहाँ पे भी मार्केट पे वहाँ जो फिशेस के जो प्राइस हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि जितनी फिशेस नॉर्मल कंडीशन में वहाँ मिलती है उससे ज़्यादा वहाँ सप्लाई होने लग जाती है। इकोनॉमिक्स का सिंपल सा रूल है, अगर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाती है किसी चीज़ की तो उसके प्राइजेज डाउन आ जाते हैं। तो दोनों कंडीशंस में एनवायरमेंटल तरीके से वेदर की कंडीशन पे तो इफेक्ट डालते ही डालते हैं, लेकिन ये किसी कंट्री की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उस पे भी इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, ये था एल नीनो और ला नीना का। इसमें सारा आपका प्रोसेस कवर हो गया है, सारी चीज़ें मैंने इसमें इसको आपको बता दी है कि इसका प्रोसेस क्या है। पता है बात क्या है, ज्योग्राफी ना एक सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आपको ना प्रैक्टिकली आपको इमेजिन करनी पड़ेगी कि क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो क्वेश्चंस कई बार घुमा फिरा के इस तरीके से देते हैं कि कंसेप्ट के बीच के क्वेश्चन होते हैं, वो कंडीशंस अलग दे देते हैं। जो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है वो तो हमें पता है, बट जब कंसेप्ट में वो मोल्ड करके कुछ देते हैं ना तो उसके लिए हमें पूरा अपने दिमाग में सारी चीज़ें रिवाइज करनी पड़ती हैं कि अच्छा ऐसे इवेंट्स आ रही हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड डिफ्लेक्ट कर रही है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट कर रही है। तो इसमें इमेजिनेशन आपकी बहुत काम आएगी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपके लिए 4-5 क्वेश्चंस लेके आया हूँ कि इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द एल नीनो, एल नीनो मीन्स ड्राई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। El Nino involves the appearance of a warm current on the coast of Peru in the eastern Pacific. And second is, this warm current increased the temperature of the water in the Peruvian coast by 10 degrees centigrade, thereby increasing the amount of plankton in the sea.
तो इसका ऑप्शन क्या होंगे? ओनली 1, बोथ 1 and 2, सेकेंड ओनली, नाइदर 1 and 2। अब जो सेकेंड ऑप्शन है ये क्या कह रहा है, जो सेकेंड कंडीशन है कि जो एल नीनो मीन्स जो ड्राई है, उस ड्राई की वजह से जो वार्म करंट इंक्रीज करती हैं टेम्परेचर पेरुवियन में, और उस वजह से जो अमाउंट प्लैंकटन, जो मिनरल्स की मैं जिसकी बात कर रहा था, जो फिशेस खाती हैं, वहाँ पे उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है। तादाद कब ज़्यादा होती है? जब अपवेलिंग होती है, जब ठंडा पानी नीचे से आता है। लेकिन एल नीनो में वहाँ ठंडा पानी आ ही नहीं पाता है, अपवेलिंग हो ही नहीं पाती है। तो इट मीन्स कि जो ये सेकंड ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन तो नहीं है, ये तो नहीं है। पहला क्या है? एल नीनो इन्वॉल्व्स द अपीयरेंस ऑफ ए वार्म करंट ऑन द कोस्ट ऑफ पेरू इन द ईस्टर्न पैसिफिक। बिल्कुल सही, यही तो हुआ है। तो इसका पहला आंसर होगा ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the El Nino, consider the following statement. El Nino is a merely an extension of the warm equatorial current. It is used in India for forecasting long range monsoon rainfall. It appeared once every 3 to 7 years. ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ये हर साल नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि हर एक साल में होता है कि इस साल एल नीनो हुआ, नेक्स्ट एल नीनो हुआ, फिर एल नीनो हुआ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये इसका एक इंटरवल होता है कि हाँ तो 3 से 7 लिखा है, बट जनरली आप लगा के चलिए 4 to 6 ईयर्स में ये जो प्रोसेस है ये एक बार होता है, हर ईयर नहीं होता है। ठीक है, अब इसके ऑप्शन है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, एंड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब एल नीनो एक मात्र एक्सटेंशन है वार्म इक्वेटोरियल का, सही है। इट इज यूज्ड इन इंडिया फॉर फोरकास्टिंग लॉन्ग रेंज मॉनसून रेनफॉल, ये भी सही है। इट अपीयर्स, फोरकास्ट करते हैं ना, ये देखते हैं ना कि एल नीनो ला नीना तो नहीं आ रहा है। अगर एल नीनो आ रहा है तो ड्राई कंडीशन ज़्यादा होगी, रेनफॉल की ड्यूरेशन कम रहेगी, और ला नीना आएगा तो ज़्यादा होगी। इट अपीयर्स वंस एवरी 3 to 7 ईयर्स, तो ऑप्शन डी। The warm water of the Central Pacific Ocean slowly drifts towards the South American coast and replaces the cool Peruvian current. Such appearance of warm water of the coast of Peru is known as simple El Nino. El Nino. The combined phenomena of Southern Oscillation and El Nino is known as El Nino, ENSO, La Nina या Southern Oscillation। अब सर्दर्न ऑसिलेशन क्या है? सर्दर्न ऑसिलेशन और कुछ नहीं है, जो यहाँ साउथ अमेरिका और जो ऑस्ट्रेलिया था, यहाँ पे ना एक जगह है, इस जगह के बीच में ना साइंटिस्ट ये चेक करते हैं कि वाटर का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो वाटर अपवेलिंग हो रही है, जो शिफ्ट हो रहा है, वो कितना हो रहा है, उसी को सर्दर्न ऑसिलेशन बोलते हैं। अब ये बोल रहा है कि सदर्न ऑसिलेशन एंड एल नीनो दोनों की बात करी है, तो ये होगा एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। सो दैट्स इट, आज का टॉपिक ख़त्म। हमारा जो स्टेशन पर आकर हमारी आज की भूगोल जंक्शन की ट्रेन रुकी थी, वहाँ पे जितनी भी सवारियाँ थी सारी उतार दी हैं। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नेक्स्ट स्टेशन पर, और फिर आपसे नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। थैंक यू।